अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कराची में जो जलसा हो रहा है और जो आज डॉक्टर्स के साथ सलूक हुआ उस सब पे तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है नूर मुकद्दम केस के हवाले से मैं आपसे करना चाह रही थी। अब सुना है कि धमकियों के बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आना शुरू हो गई हैं इस केस में। आई हैं, आप लोगों के सामने आई हैं 3 दिन पहले। जब मैं ट्रैवल कर रहा था उससे पहले आपको याद होगा यहाँ पे आए थे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जान हमने खुदा को देनी है सब ने। और आज मैं एक वीडियो, आज तो नहीं लेकिन थोड़े दिन 3 दिन पहले एक वीडियो व्हाट्सएप पे आई थी। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, हालांकि बनता तो नहीं है, लेकिन ऋषि कपूर किसी दोस्त को एक वीडियो बना के दिखा रहा था कि उसने अपने बार में कितनी शराब रखी है। उसने कहा कि कोविड से बचने के लिए घर पे रहेंगे तो देखो ये लेकेस भी हैं और स्कॉच भी है और वोडका भी है और जो जो चीज़ें थी उसके पास थी। तो उन्होंने कहा बड़े आराम से ये लॉकडाउन का पीरियड गुजरेगा, और अब देखिए वो मर गया। तो इसका मतलब है कि सामान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। तो जहाँ तक नूर मुकद्दम का केस है, पूरी दुनिया में जितनी रकम है ना, ये वो भी उठा के ले आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ ना बोलना या उसका साथ देना या उसके आगे चुप हो जाना, ये फ़िरौन के साथ मिलने वाली बातें हैं। ये अल्लाह से डरने वाले लोग जो हैं वो ये नहीं कर सकते। तो हम पे अल्लाह का बड़ा करम है, ना उनकी धमकी काम करती है ना उनकी ऑफरें काम करती हैं। लेकिन सर, अब ये लग रहा है जैसे जैसे चालान जमा करवाने का वक्त आ रहा है, क्योंकि इस वीक में सुना है कि किसी भी टाइम जो है वो चालान जमा करवाया जा सकता है पुलिस की तरफ से। तो लेकिन अब ये लगता है कि हम पे तो पैसा असर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये लोग अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उसकी बहन ने, सारा मुकद्दम ने भी जो है वो नूर की एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरनेशनली जो है वो इस इशू को टेकअप करे। पाकिस्तान में तो बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर की जो कम्युनिटी है उसकी सपोर्ट भी उनको चाहिए होगी। देखिए, मैं बाहर की सपोर्ट का तो मुझे नहीं पता कि कैसे वो लॉबिंग करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात उनको चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि इन्होंने फैमिली के ऊपर भी बहुत प्रेशर डलवाना शुरू कर दिया है, ख़ासतौर वो बेचारी नूर के वालिद के ऊपर। इनका ख्याल है कि हम किसी तरह को ऑफ़र कर देंगे, पैचअप करा देंगे, डरा के धमका के हम बीच में से निकाल लेंगे ये वो। मैं नूर के वालिद या उसकी फ़ैमिली के लिए बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इस मामले में उनसे बात नहीं हुई। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कत्ल इंसानियत का कत्ल है, ये एक फ़ैमिली का नहीं है। इस पे हुकूमत को भी मुद्दई होना चाहिए। इस पे सिर्फ मकतूला के वालिदैन या फ़ैमिली को नहीं, हुकूमत वक्त को भी मुद्दई होना चाहिए कि कल को खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर घर वाले माफ़ भी कर दें तो हुकूमत कहे नहीं, हमने इस केस का फ़ैसला जो है ना वो अपने कानून के मुताबिक करना है। तो मैं तो उसमें बिलीव करता हूँ कि उनको सज़ा होनी चाहिए। नहीं, मैं तो बिलीव करता हूँ कि इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी, कि कांपे आइंदा कोई इस तरह का काम करते हुए। सर, इस केस में जो एक और अहम शख्स डॉक्टर ताहिर जो हैं, तो उनके हवाले से सुना है कि आपके पास काफ़ी अपडेट्स हैं जो इनका थेरेपी एक तो वो वर्क से डॉक्टर नहीं सारा है, कर। ताहिर साहब डॉक्टर नहीं है, और ये याद रख लें। देखिए, अभी मुझे जो खबर मिल रही है ना वो एक अनकन्फर्म रिपोर्ट है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कंफर्म्ड है, लेकिन अनकन्फर्म्ड है। मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ कि ताहिर साहब जो हैं ये खुद थेरेपी वर्क्स के पेशेंट रह चुके हैं। शुरू में एक गोरा था कोई, उसने ये शुरू किया था थेरेपी वर्क्स को, उसी गोरे की एफिलिएशन थी जिसके ऊपर वो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते थे। फिर बकौल किसी के जो खुद थेरेपी वर्क्स में काम करने वाला है, उसके बकौल गोरे की सडनली डेथ हो गई। और सडनली हाँ, किसी को नहीं पता क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन बट डेथ हो गई डेथ उसकी। हो गई। और उसके बाद ताहिर साहब जो हैं वो रूह रवां बन गए, सियाको सबाक बन गए थेरेपी वर्क्स की। ये अभी मैं इस खबर अनकन्फर्म्ड को है। कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन ये जिसने मुझे बताई है वो थेरेपी वर्क्स का मुलाजिम है। अच्छा। तो ये उसने मुझे बताई है, तो नाम मैं उसका नहीं आउट कर सकता ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। जब ये केस खुलेगा ना फीफा, उसके बाद जब दौड़ें लगेंगी ना लोगों की, इंशाल्लाह एक दफ़ा चलान जमा होने दें, जो दौड़ें लगेंगी ना तो आपको बड़े बड़े लोग याद आएंगे। मुझे ना अभी बड़े बड़े
इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप समझें इन्फॉर्मर्स हैं जो मुझे बता रहे होते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं उन सबको एक एडवाइस कर रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे। और हमारी दो बच्चियाँ जो हैं, एक मारिया अली और एक महरीन सब्तैन, वो दोनों बड़ा काम कर रही हैं इसमें। मैं उनको भी एक एडवाइस करूँगा कि इधर उधर की खबरें जो है ना, जो फालतू के लोग हैं उनके मतलब मत दें। केस कंफ्यूज होता है, केस कॉम्प्लिकेट होता है। अभी आप सिर्फ दरिंदे के ऊपर रहें, और दरिंदे, दरिंदे के वालदैन और ये थेरेपी वर्क्स वाले, ये बड़े लोग हैं, 11-12 लोग हैं, तो आप काफ़ी लोग हैं। अगर हम बीच में और अभी लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे ना कि फ़ोन किसने किया था, उसने बुलाया था, ड्राइवर कहाँ गया था, ड्राइवर कहाँ से आया था, कि कोई कह रहा है कि जी वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। अगर देखें, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं कह रही ना कि वो प्रेग्नेंट थी, तो फिर हम नहीं मानेंगे इस खबर को। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट कह दे कि वो थी तो ऑब्वियसली फिर थी। लेकिन यह है कि ऐसी चीज़ों को, खबर को जब आप ज़्यादा फैलाते हो, ज़्यादा लोगों पे इन्वॉल्व करते हैं, तो केस कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और पब्लिक परसेप्शन भी उसके मतलब बदलना शुरू होती है। जब चार कंफ्यूज हो खबरें जाते हैं बाउंस हो लोग। जाए ना, 4 खबरें अगर बाउंस हो जाए, गलत साबित हो जाए, तो पब्लिक कहती है यार ये तो केस ही गलत उसके ऊपर किया हुआ है, इसको छोड़ो यार, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है। लोग इरिटेट हो जाते हैं। इस चीज़ को फोकस रखें। आपके पास अगर कोई खबर नहीं है ना देने को, आप सिर्फ रोज़ आके याद कराएं लोगों को, देखो कितनी बेदर्दी हुई, कितना जुल्म हुआ, कितना जबर हुआ। और आज भी कातिल जो है, दरिंदा जो है, और उसके जो साथ वाले हैं सहूलतकार हैं, वो बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं। तो अब कब आएगा वक्त कि उनकी हड्डियां तोड़ी जाएं? ये कर लें सवाल, बजाय इसके कि हर दफ़ा हम कोई नई खबर देने की ज़ोर में हम कोई चीज़ ट्वीट करता है, कोई ये करता है, कोई फेसबुक पे लगाता है, हम कहते हैं खबर आ गई, और हम उसमें ऐड कर देते हैं। ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पहुंच भी गई होगी उन तक। सर एक लेकिन और, ये मैं एक्नॉलेज करूंगा कि मारिया अली और महरीन सब्तैन, ये दोनों बच्चियां बहुत काम कर रही बिल्कुल इसमें हैं तो कोई डाउट और नहीं है, डेडिकेटेड हैं। ऐसा ही है। सर आपकी एक और जो आपकी चुड़ैल की मुखबरी थी, वो मुझे तो लगता है कि अब 100% सही होती जा रही है। मेरी चुड़ैल जो बड़ी पहुंची हुई है। जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो कराची के दौरे पे गए हैं, मिफ्ता इस्माइल भी वहाँ नहीं है। पीडीएम के जलसे से मरीम नवाज शरीफ जो है ना वो बिल्कुल आउट हो गई हैं, अब हैं भी वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो है टोटल बैकफुट पे होंगे। शहबाज शरीफ जो है वो पीएमएलएन को लीड करेंगे और उन्हीं का बयानिया जो है वो तस्लीम होगा। और उसी तरह होना शुरू हो गया ना। मरीम नवाज को जलसे में पीडीएम ने दावत भी नहीं दी है। तो आप देखें कितना, हालांकि टेक्निकली अगर देखें तो मरीम एक क्राउड पुलर है। जहाँ पे मरीम जाती हैं वहाँ पे क्राउड क्राउड ज़रूर तो आता होता है, है। लेकिन अब उनका जो नैरेटिव है, उनका जो मौक़िफ़ है, वो नून लीग को समझ आ गई कि उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। तो सर अब तक तो मतलब अगर हम नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को देखें उसको और उनके बयानियों को देखें, उसको तो सिर्फ मरीम नवाज लेके चल रही थी। अगर मरीम भी साइलेंट हो जाती हैं और अगर जिस तरह से उनकी ख्वाहिश है उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है, इट मीन्स कि नवाज शरीफ की सियासत तो फिर पाकिस्तान से तो नवाज वाइंड अप हो शरीफ गई। की सियासत पाकिस्तान से पैक्ट है। वो कतर में कर लें जाके, वो दाइश के साथ कर लें जाके, वो कुछ और कर लें, यहाँ पे उनकी सियासत पैक्ट है। शहबाज शरीफ की अब बारी आई है। इट मीन्स कि जिस तरह से वो आज कह रहे थे कि अब मतलब अपनी ज़िंदगी में मुझे अगर कराची को सर्व करने का टाइम मिलता है तो वो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? शहबाज शरीफ नून लीग के अगले कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़म के लिए। वो बने या ना बने ये मुझे नहीं पता, लेकिन नून लीग उनको नॉमिनेट करेगी अब वज़ारत उज़्मा के लिए। और ये बात क्लियर है और ये बात तयशुदा है कि शहबाज शरीफ जो हैं अब उनका बयानिया चलेगा। और सर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिस तरह की बारिशें हुई हैं, अब कुछ टाइम पहले भी इसी तरह की सिचुएशन थी, लेकिन उससे भी कोई हमारी वहाँ इंतज़ामिया ने सबक नहीं सीखा और उसके बाद दोबारा से इस तरह की सिचुएशन होना और उसमें लोगों का फंस जाना और डेथ्स भी होना, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आप तो इस चीज़ को अफीफ़ा ज़्यादा पिछली बारी भी जो हुआ था उसकी बड़ी रिपोर्ट्स मुझे मिली थी। मैं और शुएब गए थे वहाँ पे, हमने वो जगहें भी देखी थी। बस हमारे पास टाइम की बड़ी कमी थी, हम वहाँ से वीलॉग नहीं कर सके उस लोकेशन से। लेकिन जहाँ पे जिस सेक्टर में वो उस वक्त सैलाब आया था, जलज़ला आया था, उसकी वजह थी गैर कानूनी जो बिल्डिंग सीडीए ने बनवा दी हुई है। हर जगह पे तो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है इस्लामाबाद में। और बल्कि नालों के ऊपर बनवाई हुई थी, ड्रेनेज की जगहों पे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, तो वो सैलाब का वो पानी का रेला रोक के वो आबादी में फेंक रहा था वापस।
तो जब तक आप इस मुल्क में ये फांसी की सज़ा नहीं करेंगे ना, इस मुल्क को लूटने वालों के लिए, इस मुल्क को खाने वालों के लिए, तब तक आपके पास ऐसे मसाइल होते रहेंगे, आम आदमी मरता रहेगा, उनकी गाड़ियाँ भी डूबती रहेंगी, उनके घरों का निज़ाम भी जो है वो रहेगा। देखिए, बारिश या नागहानी आफत जो है ना, आप ये समझ लें कि ये किसी भी मुल्क में आ सकती है। वो अमेरिका में भी आती है तो एक वो कर देती है, लेकिन कम से कम हमारी वजूहात से वो स्नोबॉल इफेक्ट तो ना हो, उसका बढ़ तो ना जाए ना। तो ये जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, इसको फौरी तौर पर इनको गिराना चाहिए, और जिन CDA के लोगों ने उनकी अप्रूवल्स दी थी उनको पाबंद सलासल करने चाहिए। सर, जाहिर जैसे दरिंदे को तो फांसी की तवक्का की नहीं जा रही, तो इन लोगों को फांसियां कौन देगा? इंशाल्लाह मिलेगी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मिलेगी। वैसे देखें, अल्लाह के निज़ाम में देर है, अंधेर नहीं है। कोई सोच सकता था कि फ़िरौन जाएगा, किस तरह खबीस मौत मरेगा? आपको सोच सकता था कि शद्दाद के साथ क्या होगा? कोई सोच सकता था नमरूद जो है उसको मच्छर की मौत मारा जाएगा, ये मच्छर के हाथों मारा जाएगा? उनसे बड़ा ताकतवर कौन था अपनी अपनी यानी इस दुनिया में उस वक्त? अल्लाह ने उनको ऐसे नीस्त और नाबूद किया है जैसे कोई हैसियत ही नहीं। और वाकई ये अल्लाह ताला करता है, जालिम लगता है कि बड़ा ताकतवर है, लेकिन जालिम ज़्यादा देर नहीं रहता। तो सर, इस तरह की करप्शन पे और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए तो फिर आज जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं मुराद सईद साहब, उन्होंने एक जो है वो पॉलिसी अनाउंस की है कि हम सड़कों की जो है ना वो दोबारा से तामीर और उनकी मरम्मत का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी प्रोजेक्ट उसको हेड करेगा तो उस ठेकेदार का, GM का और प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम और उनके जो नंबर्स हैं ना, वो वहाँ पर हम तख्तियों पर लगाएंगे, ताकि अगर वहाँ पर कोई भी इस तरह की मतलब वो दोबारा से टूट फूट हो जाती है। मिनिस्टर का भी होना चाहिए ना, लेकिन अगर उन्होंने सिम बदली तो फिर क्या होगा? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास जितनी वजारतें थी उनमें से एक CNW की वजारत भी थी, यही तो सड़कें बनाने की, मेंटेन करने की। पाकिस्तान में बड़े लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होगी जो मैं कहने लगा हूँ, लेकिन जब तक एक्सल लोड की पाबंदी नहीं होगी ना, आपकी सड़कें ठीक नहीं रह सकती। इसमें ठेकेदार का कसूर नहीं है, इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी का कसूर नहीं है। एक सड़क बनी है, फ़र्ज़ करें वो एक पे लोड लेने के लिए कि उस पर सुजुकी नॉर्मल गाड़ी, SUV ये जा सकती हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर 2-2 टन का सामान रख के ट्रक्स जाएंगे या ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जाएंगी सरिया कैरी कर करके और ओवरलोडेड होंगी वो, तो आप उसको फाइन करें, जो मर्जी करें, सड़क के तो वो ऐसी इची पिची करके निकल जाएंगे। तो एक्चुअली सड़क को अगर आपने बचाना है तो आपको एक्सल लोड जो है उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। आपको बताऊँ कि अमेरिका वगैरह में क्या करते हैं कि ये जो हाईवे से उन्होंने कांटे लगाए होते हैं ना, वेइंग ब्रिज जो होता है, जैसे हमारे भी लगे हुए हैं, वहाँ वो हर गाड़ी को वे करते हैं जो भारी गाड़ी होती है, और जो ओवरलोडेड हो उसको दबा कर फाइन भी करते हैं और उसका सामान भी अनलोड करवाते हैं। ये नहीं है कि फ़ाइन दे के तुम उसी लोड के साथ गुजरे दो, क्योंकि तुम सड़क की तो ऐसी तैसी कर दोगे। फ़ाइन तुमने 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, लेकिन आगे जो नुकसान हो रहा है वो 10 करोड़ का हो रहा है। तो कहते हैं कि दूसरी गाड़ी आएगी तो वो लेके जाएगी, और 3 दिन के बाद उसमें डैमरेज भी डालना शुरू हो जाते हैं, या अगर नहीं आएगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो कोई कैरी नहीं करता ओवरलोड। तो फिर इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। मुराद सईद को सोचना चाहिए। सही। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे यंग डॉक्टर्स और जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से, उनके ऊपर मतलब कोरोना जैसी सिचुएशन में जब हर कोई अपने जो है ना वो मेडिकल सेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि उन यंग डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो केमिकल स्प्रे किया जा रहा है, उनके ऊपर मिर्चों का स्प्रे किया जा रहा है, और जो सब कुछ उनके साथ हुई है सिर्फ एक वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को लेके, तो आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत है। आप पहले तो ये समझें कि डॉक्टर्स जो हैं आपके मुल्क के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तबका है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उनसे ज़्यादा। जब आप पढ़े लिखे तबके के ऊपर मिर्चें फेंकें, केमिकल्स फेंकें या उनको चित्रोल करें, तो इससे पता चलता है कि आप तालीम को क्या समझते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को, या किसी भी हुकूमत को जैसा करती है, या नून लीग की हुकूमत भी करती रही है, तो मैं उनको भी यही कहता था। और हाई कोर्ट के जजों के लिए कोई इम्तिहान है? हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई है इम्तिहान? जो उन्होंने पूरे कौम के और कौम के नसीबों के फैसले करने, उनकी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाई कोर्ट का भी फैसला उन्हीं के हक में जो है ना इस वक्त मौजूद है, मतलब डॉक्टर्स के अगेंस्ट मौजूद है। हाँ, तो जिसको बेस बना रहे हैं। चलो अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है, सोने पे सुहागा हो गया, लेकिन उनके लिए है नहीं। वज़ीर आला बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो कवानीन ऐसे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ले लें, या
एजुकेशन मिनिस्ट्री ले लें, पीएन उसका लगना हो तो आपको एफए पास होना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एजुकेशन मिनिस्टर लगना है तो आप अंगूठा छाप भी चलेंगे। यार ये तो कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो कोई जमहूरियत नहीं है ना। कुछ तो काबिलियत होनी चाहिए, कुछ तो मेरिट होना चाहिए। लेकिन ये जो लाइसेंस है इसकी इसलिए वैल्यू नहीं है कि या तो वो डेजिग्नेटेड ना होते, कि पूरी दुनिया में होता है टेस्ट लाइसेंस के लिए। वो इस तरह कि आपने यहाँ से मेडिसिन की और आप चले गए अमेरिका में, अब आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आपको एक पेपर देना पड़ता है, क्योंकि आप डिफरेंट जगह से आए हैं, आपका डिफरेंट करिकुलम रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट रहा है, तो देखते हैं कि ये हमारे प्रोसीजर्स को समझते हैं कि नहीं समझते, तो वो जायज़ समझा जाता है। लेकिन ये थोड़ी है कि एक पायलट है, वो अमेरिका से पायलट लाइसेंस लेके आया तो यहाँ पे जैसे सिविल एविएशन कराती है कि पूरे का पूरे उसे 9 टेस्ट कराती है, जबकि उसे एक टेस्ट चाहिए होता है, वो है लॉ का, यानी एविएशन लॉ का, कि उसको लोकल कवानीन पता होने चाहिए और उसे वो चले। ये डॉक्टर्स के साथ ज़्यादती है। और कम से कम आपने ऐसा कानून बनाना है तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कर लें। वाईडीए है, वो कंसल्टेंट्स हैं, वाईसीए है, उनको ले लें। आप सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ले लें। एमएस वगैरह इन सारों को ऑन बोर्ड करें। फिर हो क्या अपना हमने एक अजाब डाल दिया हमने अपने डॉक्टरों को ना, हम पढ़े लिखे लोगों को हम खुद जोर दे रहे हैं कि किसी तरह हम उनको गुंडे बना दें, विच इज़ वेरी अनफेयर। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ पे जो है वो आपने मुबश्शिर लुकमान साहब का एनालिसिस सुना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।